नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के भोपाल में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आयकर विभाग की टीमों ने करीब 3 बड़े बिल्डरों और उनके नजदीक संबंध रखने वालों के 52 ठिकानों पर छापा मारा है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई राजधानी भोपाल में 49 और इंदौर में 2 और ग्वालियर में 1 जगह पर की गई है। ग्वालियर में रामवीर सिंह सिकरवार के आवास पर यह कार्रवाई हुई। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। कुछ दिन पहले उनके यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड भी पड़ी थी। भोपाल के त्रिशूल बिल्डर के राजेश शर्मा के घर और अन्य स्थानों पर छापा डाला गया है। जिन बिल्डरों के यहां छापा पड़ा है उनमें त्रिशूल के अतिरिक्त क्वालिटी और ईशान बिल्डर शामिल हैं। साथ ही इनसे जुड़े जमीन की खरीदी बिक्री का कारोबार और होटल व्यवसाय के कारोबार में लगे लोगों के यहां भी तलाशी अभियान चलाया गया। राजेश शर्मा का क्रशर व्यवसाय भी है, साथ ही क्रशर संचालकों के संगठन के अध्यक्ष भी हैं। भोपाल में जब ये कार्रवाइयां चल रही थी, इसी दौरान राजधानी के एक फार्म हाउस में एक कार से 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए का केस मिलता है। कार में मिला ये सोना और केस आज देश भर की सुर्खियां बना हुआ है। सोना किसका है, कहां से आया, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसकी तफ्तीश अभी जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो तार जोड़े जा रहे हैं और जिससे जोड़े जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। पुलिस और जांच एजेंसियां कार्रवाई में जुटी हुई हैं। ईडी भी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन कई राज अभी ऐसे हैं जिनकी जांच होना बाकी है, क्योंकि जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई गुत्थियां ऐसी हैं जो सुलझ नहीं पाई हैं। तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल बीते कुछ दिनों से काले धन के मामले में आयकर और लोकायुक्त की हुई कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों में दोनों ही एजेंसियों ने कई बिल्डर्स हैं, अन्य कारोबारी हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि लगातार ये जो छापे होते हैं, ये जो कार्रवाई सामने आती है, उसमें जिस तरीके से 15 दिनों में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, प्रमुख बिल्डर और त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इसके साथ ही रूपम सेवानी सहित अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी विभाग ने कार्रवाई की है। उनके कार्यालयों और आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा। सामने आया कि इन कारोबारी के कई नौकरशाहों से संबंध है। देखिए, आपको यह भी बता दें कि छापेमारी भोपाल के सूरजपुर, मेंडोरा और अन्य स्थानों पर की गई थी। आयकर विभाग की अलग अलग टीमें कुल 8 से 10 स्थानों पर छानबीन कर रही थी। सभी कारोबारियों और बिल्डर का नाम भोपाल के बड़े प्रोजेक्ट सेंट्रल पार्क से भी जुड़ा हुआ बताया गया है। बिल्डर्स पर हुई कार्रवाई के दौरान इस पूरे मामले में परिवहन के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का नाम प्रमुखता से आ रहा है। लगातार, क्योंकि देखिए जो पूरा घटनाक्रम आया, इस कड़ी को समझने की जरूरत है। लगातार छापे होते हैं, उस छापे के बाद यह मामला लगातार सीधे सौरभ शर्मा पे आकर रुकता है। लेकिन सवाल यही है कि बीते दिनों आयकर और लोकायुक्त की जो इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, क्या कार में बरामद सोने और केस के तार सौरभ शर्मा से जुड़े हैं? ये कई सारे सवाल हैं। आखिर कौन कौन इसके पीछे है? क्या यह संभव होता नजर आता है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो सोना और खास तौर पर वो कार और जिस जगह से बरामद की गई है, ये बड़े सवाल हैं कि आखिरकार ये कैसे संभव है। तो आपको बता दें कि सुर्खियों में सोना, काली कमाई का सफेद सच आखिरकार क्या है? भोपाल में मिले सोने और केस की असली कहानी क्या है? कई एंगल से तफ्तीश कर रही हैं जांच एजेंसियां। भोपाल में मिले सोने और केस की असली कहानी क्या है, यह वाकई एक बड़ा सवाल है। लगातार आयकर विभाग की जिस तरीके से 52 ठिकानों पर छापेमारी होती है और उसके बाद एक एक करके जो कड़ियां आ रही हैं, जो बिल्डर्स के नाम आ रहे हैं, उस बीच में एक बड़ा नाम, बड़ा खुलासा सोने को लेकर आता है और नाम आया सौरभ शर्मा। अब सौरभ शर्मा ही क्या मूल रूप से जिम्मेदार हैं? जो पहले के छापे हैं, वो कहानी क्या है, उसके पीछे की परतें क्या कहती हैं? ये कई बड़े सवाल हैं जिसकी जांच में जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। कई एंगल से तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार मुख्य रूप से जो नाम सामने आ रहा है, क्या वही जिम्मेदार है? इसके पीछे कौन? लगातार जिस तरीके से कड़ियों को समझने की जरूरत है। जब पहली बार छापा पड़ता है, उसके बाद एक एक चीज को उठाकर देखिए। आयकर विभाग ने जब छापामार कार्रवाई की थी, उसमें कई सारे बिल्डर्स के नाम सामने आए हैं और यह कार्रवाई एक दिन की नहीं हुई, लगातार यह कार्रवाई चल रही थी। और उसके बाद यह मामला आकर थम गया जब एक बड़े खुलासे के रूप में एक सोना सामने आता है, कार सामने आती है और उसके बाद वो कड़ियां और वो कहानियां, उसके पीछे का मंथन शुरू होता है कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन?
तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार इन सब में मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि तो पूरे मामले में जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और यह देखना होगा कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। महत्वपूर्ण बात है जिसे अब आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपका जानना जरूरी है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजेश शर्मा त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। वे भोपाल में क्रशर संचालकों के संगठन का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उनका व्यवसाय राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहां वे खदानों के ठेके और क्रशर संचालन का कार्य करते हैं। इसके अलावा वे बिल्डर भी हैं, जो उनकी व्यवसायिक गतिविधियों का एक अहम हिस्सा है। कई कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग की टीम ने राजेश शर्मा के साथ साथ विनोद अग्रवाल, दीपक भावसार और रियल एस्टेट कारोबारी विश्वनाथ साहू के परिसरों पर भी छापा मारा है। ये सभी लोग भूमि और संपत्ति कारोबार से जुड़े हैं। दीपक भावसार को एक पूर्व मंत्री का करीबी बताया जा रहा है। यहां हुई छापेमारी में नीलबर्ड, एमपी नगर, कस्तूरबा नगर, होशंगाबाद रोड, 10 नंबर मार्केट, मेंडोरी, मेंडोरा, आरपीएम टाउन आदि ठिकानों पर छापेमारी की गई है। महत्वपूर्ण है कि इंदौर में राजेश शर्मा के फ्लैट और आदित्य गर्ग के यहां तलाशी ली गई है। तो आखिरकार इन सब के पीछे कौन है? जिस तरीके से आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई हुई, अलग अलग जगह पर छापे मारे गए, तमाम चीजें सामने आई, उसके बाद मामला आकर रुका कहां, देखिए इस चीज को समझने की जरूरत है। चलिए, और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। अब बात मध्य प्रदेश में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की है। देखिए, परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का नाम पूरे मामले में जांच के दायरे में है। लोकायुक्त के बाद उसके ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई भी जारी है। सौरभ ने गुरुवार को अपने वकील राकेश पराशर के जरिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी और इस बीच ईडी ने सौरभ के घर और ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम सुबह भोपाल और ग्वालियर स्थित सौरभ के घर और दफ्तर पहुंची। हालांकि लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद सौरभ शर्मा कहां हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन लगातार ये बड़ा सवाल है। आपको ये भी बता दें कि सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में हुई थी, जिसके बाद वो करीब 7 साल तक परिवहन विभाग में सिपाही रहा। तो बड़ा खुलासा करने की जरूरत है। क्या परतें हैं, क्या कहानी है, कौन है इसके पीछे? मुख्य रूप से जिस कड़ी को बार बार लाकर रोक दिया गया है सौरभ शर्मा पर, क्या अकेले वो जिम्मेदार हैं? लगातार देखिए, मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रही हूं कि जहां से ये छापे शुरू हुए, इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, उसके बाद कितनी परतें हुए, लगातार ये कार्रवाई होती चली जा रही थी और मामला आकर तब रुक गया जब बड़ी मात्रा में सोना मिलना और तमाम चीजें आई। उसके बाद ये देश भर की सुर्खियां बना। चलिए, और इस वक्त आपको बताएं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बड़ा मामला है, बड़ा सवाल है और एक सबसे बड़ी जो मुझे लगता है सवाल के रूप में सामने आएगा, इसके पीछे की मुख्य रूप से कहानी, क्योंकि परत एक नहीं, परत दर परत जब से इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हुई, जो छापे आने सामने हुए और उसके बाद ये आकर रुका सौरभ शर्मा पर, मुझे लगता है इसके पीछे की पूरी तमाम परतों और पहलुओं को समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर कह के राखी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, राजधानी भोपाल, पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है, उससे साफ तौर पर यह है कि हमें कम से कम 10 दिन पीछे ले जाने की ज़रूरत है, यानी कि 17-18 दिसंबर को जाने की ज़रूरत है। हम पीसीआर से कहेंगे ऑस्क बंद कर दें, आवाज़ साफ नहीं मिल पा रही है। तो राखी, साफ तौर पर देखा यह जाए कि अगर हम बात करें तो 16 तारीख 17 तारीख को लेकर पूरे प्रदेश भर में लगभग 52 प्लेसेस पर, मतलब 52 जगह पर इनकम टैक्स ने अपनी सर्च की और वो सर्च सिर्फ और सिर्फ जो बिल्डर्स है या बिल्डर से जुड़े हुए कारोबारी है उन पर हुई। अब देखेंगे 17 तारीख के बाद, 18 तारीख के बाद पूरे राजधानी भोपाल सहित, इंदौर सहित और ग्वालियर में कई जगह यहाँ पर ये आयकर विभाग ने अपनी सर्च की। जब बात निकल कर आई, उसी दौरान जब पता लगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि बिल्डर से जुड़ा हुआ एक नाम और है, सौरभ शर्मा, तो पूरी टीम सौरभ शर्मा के घर पे पहुंची। जब वहां जाके तलाशी ली गई तो वहां से जो करोड़ों रुपए का सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ, तो वो सख्ते में आ गई। अब आप ये देखिए कि साफ तौर पर कहें, जो जिस तरीके से नाम उछला सौरभ शर्मा का जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सौरभ शर्मा आरोपी तो जांच एजेंसियों का है ही, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सौरभ शर्मा आरोपी बना क्यों?
तो क्योंकि सौरभ शर्मा ने कहीं ना कहीं अकूत संपत्ति कमाई थी, और अकूत संपत्ति को जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है, वो परिवहन विभाग से कमाई थी। यानी कि आज की अगर हम बात करें तो सबसे जानने वाली बात यह है, किसी ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया कि परिवहन विभाग में जो कमाई होती थी, अवैध कमाई होती थी या अवैध उगाई होती थी, अवैध कमाई से नहीं कहेंगे, जो होती थी या की जाती थी, वो लगभग चेक पोस्ट के माध्यम से पिछले 4-5 महीने से बंद है। यानी कि पूरे प्रदेश के चेक पोस्ट 4-5 महीने से बंद है। 5 महीने तक क्या करता रहा सौरभ शर्मा? तो क्या वो पूरा सोना सौरभ शर्मा का है? ये बड़ा सवाल उठता है। इसके बाद आप देखिए जो सोना बरामद हुआ, अब मैं महत्वपूर्ण मुद्दे आपको बता रहा हूँ राखी, जो महत्वपूर्ण ये है कि जो सोना बरामद हुआ, 52 किलो सोना जो बरामद हुआ है, वो बिना आसमानी के फार्म हाउस से बरामद हुआ है। बिना आसमानी के बहुत बड़ा बिल्डर है और इस समय फरार चल रहा है, किसी को जानकारी नहीं। इसके बाद आप बात करेंगे राजेश शर्मा की, जो त्रिशूल बिल्डर के मालिकान हैं, वो उनका जो एक मित्र है बिशंबर साहू, वो भी फरार चल रहा है। उसकी जो फुटेज सामने आए, हालांकि वो फुटेज अभी तक लीक नहीं हुए हैं। जिस तरीके से आयकर विभाग वालों ने या सूत्रों ने बताया है कि वो चड्डी बनियान पहनकर ऐसी सर्दी में भागा, तो ये भागा क्यों? तो अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। सवाल यही है कि जिस गाड़ी में सोना बरामद हुआ, वो गाड़ी चेतन गौर की बताई जा रही। चेतन गौर को हिरासत में ले लिया गया। चेतन गौर का जो ड्राइवर था वो अभी फरार है, क्योंकि चेतन गौर गाड़ी नहीं चला रहा था। बहुत सारे सवाल हैं। तो अगर लब्बो लबाब अगर हम पूरा कहें तो ये पूरा जो धन आया होगा वो परिवहन का नहीं हो सकता। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि जो सौरभ शर्मा ने लगभग 5 से 6 महीने पहले ही ये काम दलाली, चूंकि जो आरोप लगे हैं वर्तमान में, अभी उसके आरोप ये लगे हैं कि वो जितने भी परिवहन के चेक पोस्ट थे वो ठेके पे ले लिया करता था और उसकी दलाली के माध्यम से ये सब हुआ करता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तो सौरभ शर्मा की, चूंकि मैं भी ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मैं सौरभ शर्मा जिस तरीके से उसने रातों रात अरबपति बना है, तो उसकी भनक हमारे पास भी आई थी कि इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया। सवाल ये है कि जिस तरीके से 2023 में सत्ता परिवर्तन हुआ, वो क्या नाम, सरकार भाजपा की बनी, और उसके बाद जो यहाँ परिवहन मंत्री बने, इसके बाद पहले जो 2023-24 में उसके पास 2 ठेके हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद उसके पास 4 ठेके हुए। यानी कि 4 जो कॉन्ट्रैक्ट लेता था उसका, उसमें यह था कि दलाली के माध्यम से ऊपर पैसा पहुंचाता था। इसके 5 महीने तक सारी चीज़ें बंद हो गई, चेक पोस्ट बंद हो गए। तो ये इसके बाद वो उसने अपना रुख दूसरे व्यवसाय में कर दिया। अभी उसका जो वर्तमान में व्यवसाय है, जो उसके ठेके कॉन्ट्रैक्ट है, वो मछली सप्लाई का है, और वो कई जो बड़े तालाब हैं या बड़ी नदियां हैं, वहां पर मछली का ठेका कॉन्ट्रैक्ट लिए वो पूरा सामान वो मछली बॉम्बे और दिल्ली वो सप्लाई करता है। तो सवाल यही है कि सौरभ शर्मा के पास इतना सोना कहाँ से आया, जांच का विषय है। और ये एक बात और समझने वाली है, क्योंकि जिस समय लोकायुक्त की टीम ने या आयकर विभाग ने और भी जांच एजेंसियों ने छापा मार कार्रवाई की, उस समय सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश में था ही नहीं। तो कोई भी इतना गैर जिम्मेदार नहीं होगा कि इतना सोना वो अपने घर पे रखे। और ये अब आप देखिए, जो गाड़ी बरामद हुई है वो गाड़ी, हाँ, चेतन गौर है, उसकी है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं लग पाया कि सोना है किसका। क्योंकि बिल्कुल अरविंद जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूं अब, क्योंकि ये जो पूरी चर्चा आ पड़ी है और मुझे लगता है चल पड़ी है सौरभ शर्मा, जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो सौरभ शर्मा कौन है, क्या है, कैसे नियुक्ति हुई है? ये बात सच है कि क्या अकेले ही उनका ये तमाम चीजें हो सकती हैं, जिस तरीके से आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे? चलिए बताते। देखिए, सौरभ शर्मा की नियुक्ति परिवहन विभाग में 2016 में हुई। 7 साल तक परिवहन विभाग में सिपाही रहा। 2022 में वीआरएस लेकर बिल्डर और अन्य व्यवसाय किया। लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर कार्रवाई की। लोकायुक्त ने 2.95 करोड़ रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवरात भी मिले हैं। सोने चांदी के जेवरात और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। भोपाल के मंडोरी में विनय असवानी बिल्डर के एक फार्म हाउस से कार मिलती है। कार से मिले थे 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश। कार्रवाई के दौरान ये कार चेतन सिंह की बताई गई। जब्त सोना और कैश के तार सौरभ से जोड़े गए। और आपको बता दें, इन तमाम घटनाओं के साथ वो बिल्डर भी हैं जिन पर यह कार्रवाई चल रही थी। जैसा कि यह कड़ी जहां से शुरू होती है जब इनकम टैक्स ने छापा मारना शुरू किया था। चलिए, उधर सौरभ
के वकील राकेश पराशर ने कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लोकायुक्त की कार्रवाई को गलत बताया है। एडवोकेट राकेश पराशर के मुताबिक सौरभ लोक सेवक नहीं है। इसके बाद भी लोकायुक्त ने उनके घर छापा मारा। यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। जिस कार में सोना मिला वो उसके नाम नहीं है। इस सोने से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि सौरभ के सहयोगी चेतन ने आयकर विभाग की पूछताछ में सोना और पैसा सौरभ का बताया था। सौरभ शर्मा की ओर से ग्वालियर के वकील राकेश पराशर पैरवी कर रहे हैं और वकील पराशर का कहना है, मुझे नहीं पता सौरभ कहां है। याचिकाकर्ता की मां के कहने पर ग्वालियर से भोपाल आया हूं। हम जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लोकायुक्त ने पूरी तरह से गलत कार्रवाई की है। क्या धाराएं लगाई हैं यह भी नहीं बताया जा रहा है। जब व्यक्ति शासकीय सेवक नहीं है तो छापे की कार्रवाई भी गलत है। अब क्या कुछ उनके वकील ने कहा है, सुनाते हैं। आजाद जी, हम इनको सहयोग करेंगे, पूरा जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमको फ्री करें। अभी हमारे ऊपर उल्टी सीधी धारा लगा देंगे, इसलिए हमको बताएं कि ये धारा लगी है आपके ऊपर, आपको एग्रीमेंट जमात मिल जाएगी, हम पूरा सहयोग करेंगे। और जो माननीय न्यायालय शर्त लगाएगा उसका पालन करेंगे, उसके लिए हम बात दें। छापा तो गलत ही छापा है जी, छापा ही गलत है। ये लोक सेवक है ही नहीं। लोक सेवक मतलब जो शासकीय सेवक है उसके यहाँ छापा डाल सकते हैं, उसकी परमिशन लेंगे आप। लेकिन जो लोक सेवक ही नहीं है, जो लोक सेवक के दायरे में नहीं आता, उसके आप छापा नहीं डाल सकते। मेरा सवाल ये है, ये क्वेश्चन मेरा आखिरी तक रहेगा, इसलिए इसकी FIR ही गलत दर्ज हुई है और छापा भी गलत है। और जहाँ तक सहयोग का सवाल है, मेरी विडो माँ वृद्ध, उसने पूरा सहयोग किया है। और जो बता रहे हैं ना कि सोना मिला, वो सोना मेरा है ही नहीं, ना मेरे घर से मिला वो सोना, ना मेरे नाम से कार है। ये गलत बता रहे हैं, जो सुर्खियों में चल रहा है वो गलत है। माननीय अदालत को हमने बताया कि ये सोना वोना हमारा कुछ नहीं है। हम अपना हिसाब बताएंगे, जो अगर ये आय से अधिक संपत्ति का मामला होता है हिसाब बताएंगे, उसमें क्या है। इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने को तैयार है, इसलिए हम अदालत की वो जाहिर तौर पर जिस तरीके से सौरभ शर्मा के वकील कह रहे हैं, एक तो वो शासकीय सेवक नहीं, उनके यहाँ छापा क्यों मारा गया, लोकायुक्त की कार्रवाई गलत है, ना कार उनकी है ना सोना उनका है, ये पूरी तरह से कार्रवाई गलत है। चलिए इस वक्त आपको बताएं, न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, इस पूरे मामले में कई परतें हैं। देखिए, मैंने शुरुआत से ही इस पूरे मामले को जिस तरीके से स्वदेश न्यूज लेकर आया है उसकी कड़ियों को समझने की जरूरत है। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई होती है, लगातार होती है, तमाम बिल्डर्स पर होती है। ये कार्रवाई चलते चलते आकर ये मामला कब थम जाता है, जब एक कार और सोने की बात आती है, नाम आ जाता है सौरभ शर्मा का। पीछे की कड़ियों पर कोई बात करना जरूरी नहीं समझ रहा, लेकिन हमें इस विषय को समझना पड़ेगा कि क्या मूल रूप से जो एक कहा जा रहा है ना कि पूरा का पूरा टारगेट जिसको कहते हैं सौरभ शर्मा, क्या वो सही होगा। और लगातार ये जो बातें आ रही हैं इसकी परतों को समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पर आपने भी नजदीक से चीजों को जाकर देखा है, क्या समझ रहे हैं इसके पीछे? देखिए, पिछले लगभग 10 दिनों से ये पूरा मामला चर्चाओं में है। इनकम टैक्स से कार्रवाई शुरू हुई थी जो आज भी चल रही है और वो ईडी पे आके समाप्त नहीं हुई है बल्कि और तेज हो गई है। और जहां तक बात करें जांच एजेंसियों की, तो जांच एजेंसियां पूरी तरह से अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं, लेकिन पूरे भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में और पूरे मध्य प्रदेश के साथ देश भर में केवल एक ही चर्चा है। उन्हें एजेंसियों की विश्वसनीयता पे कोई संदेह नहीं है आम लोगों पे, लेकिन उनका साफ कहना है कि आखिर वो 52 किलो सोना किसका है, वो 52 किलो सोना किसका है जो कि भोपाल के पास मेंडोरी में जो रातीवड़ नीलबड़ एरिया आता है वहां मिला है। तो अभी तक जांच एजेंसियां इसका खुलासा नहीं कर पाई हैं और आम लोगों में एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर तो कोई संशय नहीं है, लेकिन उनका यही कहना है कि इतना बड़ी मात्रा में सोना, वो भी एक फार्म हाउस के पास एक अवैध कार में पकड़ा जाता है। कार जिसकी है वो कह रहा है कि ये सोना उसका भी नहीं है। जो आरक्षक संदेह के घेरे में है, पूर्व आरक्षक RTO विभाग का, वो भी कह रहा है कि 52 किलो सोना उसका नहीं है। तो आखिर ये सोना किसका है? ये सोना वहां मिलता है जहां पे पूर्व मुख्य सचिव का एक आलीशान बंगला है, वो भी संदेह के घेरे में है। तो कुल मिला के लोगों में ये केवल यही जिज्ञासा है कि जल्दी से जल्दी खुलासा होना चाहिए कि ये 52 किलो सोना किसका है। और जहां तक बात करें पूर्व RTO के जो आरक्षक है सौरभ शर्मा, उनके यहाँ सुबह से ही ईडी की कार्रवाई शुरू है जो अभी भी जारी है। और अब ये मामले के तार दुबई से भी जुड़ रहे हैं। महादेव ऐप
ऐप के जो संचालक हैं सौरभ चंद्राकर, वहां से भी कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट सौरभ शर्मा से होने की जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है। हालांकि अभी प्रारंभिक इनपुट है और यहाँ पे ही भोपाल का कोई तलरेजा नाम का व्यक्ति पहले भी संदेह के घेरे में था, उसकी भी जांच की जा रही है। तो अब ये पूरा मामला केवल परिवहन विभाग तक सीमित नहीं है, बिल्डरों तक सीमित नहीं है, होटल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन तक सीमित नहीं है, जब प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं उन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुबई तक पहुंच चुका है। और सौरभ शर्मा दुबई में है, मुंबई में है, पुणे में है, ग्वालियर में है या भोपाल में, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उनके वकील अग्रिम जमानत करवाने जरूर आए थे, लेकिन अदालत ने उनका पूरा पक्ष सुन के अग्रिम जमानत देने से साफ मना कर दिया। और उनका भी यही कहना था कि न तो 52 किलो सोना जो पकड़ा गया है वो आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का है, न ही वो गाड़ी जो इनोवा गाड़ी जो वहां पे जब्त हुई थी मंडोरी के फार्म हाउस में, वो किसकी है ये भी अभी तक पूरा तरह से क्लियर नहीं है। तो सबकी जो जिज्ञासा है आम लोगों की, आम जनता की, वो यही जानना चाहती है कि ऐसे कैसे कोई 52 किलो सोना एक सुनसान स्थान पे छोड़ के चले जाता है। वहाँ पुलिस आती है, पुलिस इनकम टैक्स को फोन करती है, पुलिस ने खुद उसको संज्ञान में क्यों नहीं, ऐसे तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले के तार दुबई से जो जुड़े हैं वो महादेव ऐप से भी जुड़ रहे हैं। और ये सट्टेबाजी में जो जबरदस्त बैटिंग का मामला आया था, जिसमें कि कई राजनेता, कई ब्यूरोक्रेट्स, कई सटोरिये और मुंबई से लेके फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अन्य तमाम तरह के बड़े लोग, हरियाणा, मुंबई, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह महादेव ऐप के कर्ता और धर्ताओं के संपर्क सामने आए थे, वहां से जुड़ा हुआ लग रहा है। और इसका के वापस आने पे या उसके मिलने पे ही पता चलेगा कि महादेव ऐप से इनका क्या कनेक्शन है। हालांकि महादेव ऐप के कई लोग अभी इस वक्त पुलिस के या एजेंसियों के घेरे में हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला जो दुबई से जुड़ा कि बार बार सौरभ शर्मा परिवहन विभाग के काम से दुबई नहीं जाता था, ये प्रारंभिक जांच में सामने आ चुका है। तो अब ये पूरा मामला जो दुबई से कनेक्टेड है उसमें भी एजेंसियां पता करने की कोशिश कर रही है, तमाम तरह के सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल भोपाल के लोगों की और मध्य प्रदेश के लोगों के साथ देश के लोगों की भी निगाह है कि ये 52 किलो सोना किसका था। और ये सोना अचानक इस तरह से फिल्मी स्टाइल में एक फार्म हाउस के बाहर मिलता है, वहां पुलिस पहुंचती है, उसके बाद एजेंसियों को खबर की जाती है। तो सबकी जिज्ञासा केवल इसी में है, जो आम लोगों की कि ये 52 किलो जो सोने के बिस्किट्स मिले हैं वो किस तरह से है, और ये जो नोट इतनी बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं। सौरभ शर्मा के वकील का साफ कहना था कि उनके पास अगर आय से अधिक संपत्ति है तो वो एजेंसियों के सामने सहयोग करके उनको जानकारी देने को तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 52 किलो सोना जो भोपाल के मंडोरी के जंगल में मिला था एक फार्म हाउस के बाहर सुनसान एरिया में, वो किसका है? बिल्कुल बड़ा सवाल है और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महादेव ऐप और जिस सट्टे की आप बात कर रहे हैं ये बात सच है। देखिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खुलासा हुआ, वहां के जो पूर्व सीएम थे वो भी इसके घेरे में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये मामला जिस तरीके से चला और कई सारे, आपने जो कनेक्शन भोपाल से बताया है, बिल्कुल अनिरुद्ध जी ये बात है, यहां पे भी शुभम सोनी का नाम सामने आया, प्रदीप तलरेजा का नाम सामने आया, गिरीश तलरेजा को तो गिरफ्तार किया गया था, जो इस ऐप के यहां से कनेक्शन रखने वाले मुख्य प्रमोटर थे महादेव ऐप सट्टा के। तो जाहिर तौर पर रायपुर से कड़ी महाराष्ट्र तक गई है, महाराष्ट्र से कड़ी पहुंची थी दुबई। अब इन सारे कनेक्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि यह बात सच है कि इसके पीछे एक व्यक्ति नहीं बहुत सारी कड़ियां हैं। अरविंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, राजनीतिक रूप से थोड़ा सा इस विषय को इसलिए अब समझना पड़ेगा क्योंकि ये बात तो आ गई, लेकिन उनकी नियुक्ति से लेकर हर बार जो सुनने में आया, वकील ने जो आरोप लगाए हैं, वो कहानी तो मुझे लगता है अभी उसको कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। सबका फोकस सौरभ शर्मा पे है, लेकिन उसके पीछे आप नहीं जा रहे हैं कि कौन कौन है। दिग्विजय सिंह को देखिए, उन्होंने बेबाकी से जो बात कही है वो पहले खुद भी देखे कि आखिर वो कितना इससे पाक साफ रहे हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से भी जो चीजें हैं उसको समझने की जरूरत है। बाकी साफ तौर पर देखा जाएगा दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया है वो बचपना बयान है, और इसीलिए उन्हें अब तो पहले तो विपक्ष उनसे कहता, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें बंटाढार कहते थे, लेकिन अब उनके अपने लोग उन्हें बंटाढार कहने लगे हैं। क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, अगर हम बात करें सत्ता परिवर्तन 2020 में जो हुआ था, तो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया था, 2 मार्च 2020 को ट्वीट किया, फिर 4 को ट्वीट किया, फिर 5 को ट्वीट किया, और बराबर अपनी सरकार को बराबर अंधेरे में रखे रहे कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है और कहीं
कहीं कुछ सब कुछ ऑल इज वेल। आप देखेंगे कि जाके 20 तारीख को सत्ता परिवर्तन हो गया। तो साफ तौर पर कहेंगे कि अब जो कांग्रेस के जो बड़े मठाधीश इन्हें कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो ऐसी बयानबाजी कुछ भी प्रदेश में होता है, देश में होता है, उन्हें उसमें कूदना जरूरी होता है और सुर्खियां बटोरने की उनकी आदत पड़ गई है। यही वजह है कि अब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा हल्के में लेने लगे हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए हल्के में इसलिए और ले रहे हैं कि वो कहते कुछ हैं और उसका असर कुछ और होता है। क्योंकि अब साफ तौर पर किसी भी विषय को आप ले लीजिए, तो अभी कल एक बयान आया था और उसमें कहा गया था कि साहब जो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उनने हील हुज्जत की थी। और आप देखेंगे जब कांग्रेस की सरकार थी उस जमाने में आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह के बीच में और एक बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं कमलनाथ के बीच में कुछ हिस्से को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां बीच में आई थी और बहुत सारे विवाद बीच में हुए थे। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को लेकर आप देखेंगे फॉरेस्ट विभाग में बहुत सारा ये हुआ था और सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि परिवहन विभाग मुझे चाहिए। तो परिवहन विभाग का जो उनका लगाव है वो जग जाहिर है। तो अब ज़्यादा उन्हें गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं, उनका काम है बयानबाजी करना। तो उससे आपने देखा होगा जब उन्हें बयान दिया, आप किसी भी समाचार पत्र ने इस बयान को प्रमुखता से नहीं दिखाया, ना ही किसी टीवी चैनल ने दिखाया। दूसरे सवाल पूछते रहे, बराबर वो छपता रहा, लेकिन जिस तरीके से उनकी बयानबाजी हो रही है वो अपनी पार्टी को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे। यही वजह है कि लोग उन्हें आप गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं महादेव ऐप की। महादेव ऐप आप देखेंगे दुबई से संचालित होता है। उसके जो उसका कह सकते हैं सूत्रधार है या उसका मालिकान हक रखता है, वो इस समय उसका नाम भी सौरभ चंद्रावर है। वो यहाँ भोपाल और इंदौर से उसके तार कनेक्ट हैं और वो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा के टच में यहीं से आया है। यही वजह है कि इनके संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए। और ये पूरा अगर जो सोना मिलने की बात कही जा रही है तो सोना कहीं हो सकता है कि महादेव ऐप से कमाई की दौलत हो, अवैध कमाई हो, अवैध उगाई हो। और इसके साथ साथ जो बिल्डर्स का पैसा है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी भोपाल और इंदौर सहित बहुत सारा प्रॉपर्टी का काम यहाँ पर हो रहा है और प्रॉपर्टी के माध्यम से अरबों के वारे न्यारे हो रहे हैं, और उसमें चूंकि एक लगभग 6 से 7 महीने पहले से पूरा चेक पोस्ट सारे बंद थे, तो पैसा अगर आया भी होगा तो निश्चित तौर पर उस समय कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया गया होगा। 5 महीने से कोई व्यवसाय नहीं हो रहा है तो सोना कहाँ से आए, ये बड़ा सवाल उठता है। और जांच एजेंसियां इसी विषय पर काम कर रही है, क्योंकि सौरभ शर्मा एक अहम विषय है, क्योंकि उसके घर से पैसा बरामद हुआ। उसके कुछ ही देर बाद जो आसमानी है बिल्डर है उसके फार्म हाउस से बरामद हुआ, तो उसके तार जोड़े जा रहे हैं यहाँ। और सौरभ शर्मा के संबंध चूंकि इस समय आप देखेंगे जो एक स्कूल है का यहाँ जयपुरिया स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, उसके जो संचालक है उसके संबंध भी सौरभ शर्मा से जोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े व्यवसायी हैं जिसके संबंध सौरभ शर्मा से हैं। और निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये पैसा वहाँ से भी हो सकता है। इसमें जाँच एजेंसियों को बड़ी प्रमुखता से जाँच करने की आवश्यकता है कि पैसा हालांकि जो सोना आया है वो आया कहाँ से है। और यही बात ये है कि देखना यही है कि पैसा कहाँ से आया हो। जांच एजेंसी बराबर इस पर निगाह रखे हुए। आज की बात करें तो आज लगभग 3 जगह छापेमारी कार्रवाई की गई, जबलपुर में की गई, ग्वालियर में की गई और भोपाल में की गई। एक और अभी सूचना अभी 15 मिनट पहले आई है राखी, वो ये है कि सौरभ शर्मा ने अपने पूरे परिवार के पासपोर्ट बनवा दिए थे। आज जब डाकिया घर पे पासपोर्ट लेकर पहुंचा तो वहां पता लगा कि वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी और वो पूरा घर जो है वो जांच के दायरे में था। जब डाकिया वहां पासपोर्ट लेके उसके बेटे का पासपोर्ट लेके पहुंचा, वो कहा ये डिलीवर करना है, तो जांच एजेंसी जो वहाँ जो पुलिसकर्मी खड़े थे उन्होंने पूछा कहा का ये पत्र है उनका, ये उसके बेटे का पासपोर्ट। तो संभावना ये भी व्यक्त की जा रही थी कि सौरभ शर्मा को शायद ये पता लग गया हो कि अब हम ज़्यादा दिन अब सर्वाइव करना मुश्किल है, इसलिए कहीं बाहर जाने की वो व्यवस्था कर रहा हो। लेकिन वो हालांकि जब ये जांच एजेंसी को पता लगा कि उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है और जब डाकिये को पता लगा कि उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है तो वो पासपोर्ट लेके वापस चला गया। तो कहीं ना कहीं पूरे अगर घटनाक्रम की बात करें तो पूरा वो तैयारी में था बाहर निकलने की, और यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं सेटल भी हो रहा था। आप देखेंगे कि अभी उसने अपनी पत्नी को यहाँ पर एक बढ़िया सा डांस क्लास खुलवा दिया और जारी कुछ इंस्टीट्यूट खुलवा दिए, और उसका मेन फोकस था क्योंकि प्रॉपर्टी का एक ऐसा काम है जो लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। हो सकता है उसने परिवहन विभाग से उस समय आज के कुछ साल पहले पैसा इतना कमाया हो, लेकिन आप साफ तौर पर देखेंगे अरबों रुपए की संपत्ति परिवहन विभाग से कमाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और एक बात यहाँ पे और बता दूं कि परिवहन विभाग का जो पैसा आता है, कोई किसी भी विभाग का आता हो, चाहे वो PWD का हो, चाहे वो परिवहन का हो, चाहे वो नगर निगम का हो, तो एक अकेला कांस्टेबल चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी कर्मचारी की बस की बात नहीं है कि अरबों रुपए या करोड़ों रुपए वो अकेला डकार जाए। उसमें सभी का हिस्सा होता है नीचे से ऊपर तक का। तो ये अकेला उसकी बस की बात नहीं है। तो जांच एजेंसी को ये भी देखना पड़ेगा कि पैसा कहां से आता था। और ये आज का सिलसिला नहीं है,
अगर हम बात करें 2003 में जब यहाँ सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ था, उससे पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो उसकी अगर हम बात करें तो 30-35 साल पुरानी बात है, जब से ठेके बराबर चल रहे थे। तो तब से लेके आज तक कहीं कोई किसी प्रकार का कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जब से चेक पोस्ट, आप देखें महत्वपूर्ण आप विषय ये है, जब ये चेक पोस्ट बंद हो गए हैं तब नित नए खुलासे हो रहे हैं। तो निश्चित कहेंगे कहीं ना कहीं कि जो स्वार्थ कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं होगा, जो जिन लोग को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है या जिन लोग को इसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग हो सकता है ये सब कर रहे हों। लेकिन इससे पहले कहीं कोई सूचना नहीं थी, इससे पहले कहीं कोई लीकेज नहीं हुआ था, कहीं इससे पहले कहीं कोई कहेंगे साफ तौर पर कि किसी ने अभी तक कोई भी शिकायत भी दर्ज नहीं कराई थी कि परिवहन विभाग में इतनी बड़ी वसूली यहाँ पर हो रही है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि सारे अखबार रंगे पड़े हैं? आज ऐसा क्या हो गया सारे टीवी चैनल चिल्ला रहे हैं? क्या इससे पहले अखबार वालों को, टीवी वालों को पता नहीं था कि वसूली हो रही है? अगर पता नहीं था तो आप कर क्या रहे थे? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसकी बहुत ही गंभीरता से जांच यहाँ पर हो रही है। और जो ईडी की एंट्री हुई है तो वो कहीं ना कहीं निश्चित महत्वपूर्ण है कि ईडी की एंट्री होते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही सौरभ शर्मा के घर पे पैसा बरामद की बात, वो तो उसका है क्योंकि उसके घर से बरामद हुआ है। लेकिन सौरभ शर्मा यहाँ जब नहीं था, 2 दिन पहले से गायब था, अगर उसके पास उसके किसी मित्र के बंगले पे उसके फार्म हाउस पे ये सोना मिलता है तो ये जांच का विषय है। सोना किसका है, कहाँ से आया है, ये जांच का विषय है। किसी सौरभ शर्मा की, मैं ये बात बड़ी गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ कि सौरभ शर्मा की इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो इतना पैसा अकेला उसका हो। उसके मित्रों का पैसा हो सकता है, बहुत सारे बिल्डर्स का पैसा हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे 17 तारीख को पहली रेड हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, किसके ऊपर? बिल्डर्स के ऊपर। और जब ये रेड हुई तब से लेके आज तक लगभग 11 दिन होने को आ रहा है, बराबर कुछ न कुछ डेली कार्रवाई होती चली आ रही है। मतलब 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर। वापस आती हूँ आपके पास, लेकिन ये बात तो है सुर्खियों में जो सोना है ये कई सारे लोगों की, मुझे लगता है कहानियों को उजागर करेगा, क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसियां सामने आई हैं वो लगातार तफ्तीश में जुटी हैं। अनिरुद्ध जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल है। सौरभ शर्मा के जो वकील हैं उन्होंने एक जो सवाल इस कार्रवाई पर उठाया है कि ये कार्रवाई गलत है, लोकायुक्त की ये कार्रवाई जायज नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो शासकीय सेवक नहीं है। और ये बात सच है, जब उनकी नियुक्ति हुई थी उसके 7 साल उन्होंने अपनी पूरी जॉब को कंप्लीट किया, उन्होंने वीआरएस लिया था। तो ये तमाम चीजें जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यदि कार्रवाई सही नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों गई है? क्या लोकायुक्त पर सवाल उठाना या उनके वकील का, क्योंकि ये मुख्य रूप से आरोप है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है? जी बिल्कुल, राकेश जो वकील हैं सौरभ शर्मा के, उन्होंने कोर्ट में बाकायदा बयान भी दिया और उस आवेदन में भी यही कहा कि जब वो लोक सेवक नहीं है तो लोकायुक्त ने किस हैसियत से, किस एजेंसी के कहने पे और क्यों उनके यहाँ घर पे छापा मारा। और जहाँ तक बात करें जो आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा हैं, उनकी नियुक्ति लगभग 2016 में हुई थी और 2016 से 2022 तक भी लगभग 7 साल उन्होंने नौकरी की। और इन 7 साल में कोविड का पीरियड भी शामिल था, क्योंकि 2018 के बाद कोविड काल में 2 से 2.5 साल तक कामकाज बिल्कुल ठप था। परिवहन विभाग का पूरा देश, पूरी दुनिया चौंकी हुई थी और भारत में 2 स्टेज 3 स्टेज में लॉकडाउन लगा था। तो ऐसे में उनकी नौकरी का कार्यकाल और छोटा है और उनके यहाँ जो पैसा मिला है वो उसका जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन इसके पहले भी मध्य प्रदेश में कई बड़े बड़े मामले आ चुके हैं। अरविंद जैसू, टीनू जोशी की बात करें, जो दोनों IAS अधिकारी हैं थे, और महिला बाल विकास का जो घोटाला आया था वो 250 करोड़ के ऊपर का घोटाला था, उसमें भी पूरी तरह से जांच एजेंसी ने कार्रवाई की, उनको जेल भी हुई, लेकिन उसमें भी सच सामने नहीं आ पाया। तो क्या सौरभ शर्मा के मामले में भी सच आएगा या फिर सौरभ शर्मा को आगे करके कोई बड़े खिलाड़ी पीछे से खेल कर रहे हैं? क्योंकि परिवहन विभाग के घोटालों का और भ्रष्टाचार का इतिहास कोई नया नहीं है, ये पुराने समय से। और जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं उन्हीं पे हाल ही में जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं ओम सिंगार साहब कर चुके हैं कि इनका परिवहन प्रेम जग जाहिर था, जबकि कमलनाथ की 14 महीने की सरकार थी। तो दिग्विजय सिंह की जो आदत है और उनकी जो जानकारी है वो पुष्ट जरूर रहती है, लेकिन उन्हें किसी भी मामले की जांच भटकाने में देश भर में माहिर माना जाता है। तो दिग्विजय सिंह ने इस मामले को सवाल खड़े करके और जांच की दिशा भटका दी है। हालांकि उनकी बात को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है,
पहले भी नहीं लेता था। लेकिन अब पूरा जो मामला है वो त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा सेंट्रल पार्क, जो भोपाल की बड़ी झील को छलनी करने वाला प्रोजेक्ट है, पूरी भोपाल की बड़ी झील को एक तरह से सीने पे घाव करने वाला प्रोजेक्ट है, उस पे कोई बात नहीं कर रहा। खुलेआम वहाँ पे दीवार बनाई गई, प्लॉट काटे गए, वहाँ किन किन लोगों के प्लॉट है, किन किन लोगों की जमीन है, किसने सेंट्रल पार्क में इन्वेस्टमेंट किया। राजेश शर्मा जो कि त्रिशूल कंस्ट्रक्शन का मालिक है, जो कि भोपाल की रेती गिट्टी सप्लाई में भी बड़ा दखल रखता था, वो क्रशर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था। तो वहां से जांच पूरी तरह से सौरभ शर्मा पे केंद्रित कर दी गई है, लेकिन जांच एजेंसियां गुपचुप रूप से राजेश शर्मा की भी पूरी जांच कर रही है, क्योंकि राजेश शर्मा के पीछे पूर्व मुख्य सचिव का हाथ है, ऐसा जांच एजेंसियों को भी जानकारी मिली है। और उस क्षेत्र में ही जहां पे ये 52 किलो सोना मिला है, वहीं पास में वो रहते हैं। तो पूरा जो मामला है वो जांच एजेंसियों के लिए भी बड़ा पेचीदा मिल गया है। और अब यह मामला केवल भोपाल तक या मेंढोरी तक या रातीबड़ तक नहीं, बल्कि दुबई तक पहुंच गया है। और सौरभ शर्मा के आने के बाद ही पता पड़ पाएगा कि उसका महादेव ऐप से, सटोरियों से जो बैटिंग करते हैं उनसे क्या संबंध था। और जो उसके साथ ही यहाँ पे आज भी 3 जगह ईडी की सर्च चल रही है अरेरा कॉलोनी में, वहां से उनको क्या मिला है। हालांकि ईडी के अफसर अभी कोई जानकारी नहीं दे रहे, प्रारंभिक स्टेज है पूरी। लेकिन इस मामले के तार अब बिल्डरों से, रेत माफियाओं से, गिट्टी माफियाओं से, जमीन माफियाओं से, तालाब माफिया भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस बेशर्मी से सेंट्रल पार्क भोपाल जैसी बड़ी झील जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में गिनी जाती है, वहां पे कॉलोनी काटी गई, झील की सुंदरता खत्म की गई। तो ये पूरा मामला अब आगे जांच एजेंसियों के लिए भी बड़ा पेचीदा मिल गया। हालांकि वो संभल के जांच कर रही हैं, लेकिन सौरभ शर्मा के वकील ने जो चौंकाने वाली बातें कही है कि वह पूरी सहयोग करने को तैयार है, पैसा कहां से आया वो बता देंगे, लेकिन गोल्ड सौरभ शर्मा का नहीं है। और आम लोगों की जिज्ञासा यही है कि 52 किलो गोल्ड ऐसे कैसे कोई एक सुनसान स्थान पे छोड़ के जा सकता है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, इन सब में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था और ये बात सच है, जहां से ये कार बरामद हुई है और जिसमें से सोना मिला है, वहां उस फार्म हाउस और उसके आसपास की तमाम चीजों को देखा जाए तो कई बड़े कारोबारियों का बेनामी संपत्ति है, इस चीज का भी खुलासा हो रहा है, ये इनपुट भी आ रहे हैं। तो ये कई ऐसे अफसर हैं जिनकी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि ये वाकई में एक बड़े जांच का विषय है, तो इस कड़ी को भी देखना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी किसी का वकील ऐसे कोई सवाल उठा देगा। तो मुझे लगता है क्या उस कड़ी को जोड़कर यदि हम देखें, क्योंकि ये बात सच है, यदि सोना उनका नहीं है, कार उनकी नहीं है, और जिस जगह से मिली है वहां कैसे पहुंच गई, इतना आसान नहीं हो सकता है। देखिए, पूरा भोपाल सीसीटीवी के सर्वेलेंस में है। वो गाड़ियों के कई फुटेज भी सामने आ चुके हैं, वो कहां से गई थी, क्या गई थी, किसकी गाड़ी थी। लेकिन सौरभ शर्मा के जो वकील हैं राकेश जी, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है और इस सवाल पे भी अब पुलिस को भी जांच करनी पड़ेगी वापस अपनी। और जहां तक बात करें नीलबढ़ रातीबढ़ की, तो वहां अधिकारियों की, खासकर सरकारी अधिकारियों, व्यापम से जुड़े कई अपराधी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो जेल भुगतकर जेल की सजा पाके आ चुके हैं। उनकी भी आलीशान कोठियां रातीबढ़ नीलबढ़ के इलाके में मौजूद हैं और जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी हैं। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि 52 किलो सोना जो कि रातीबढ़ में मिला, मेंढोरी में मिला, वो कहां से आया। और पूर्व मुख्य सचिव और आरटीओ के पूर्व आरक्षक दोनों ही संदेह के घेरे में हैं। और महादेव ऐप के नाम करता धर्ताओं का नाम इसमें जुड़ने से ये मामला न केवल भोपाल तक या मध्य प्रदेश तक सीमित है, बल्कि दिल्ली से होता हुआ, मुंबई से होता हुआ दुबई तक इसके तार जुड़ रहे हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, वापस आऊंगे आपके पास। अरविंद जी, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से मैंने आपसे एक बात पूछी थी और आपने जो एक बात का जिक्र किया था कि पिछले 4 से 5 महीने के वक्त को उठाकर देख लीजिए, चेक पोस्ट बंद हैं। देखिए पहले क्या होता था, किस तरीके से हुआ, हम हर उस कड़ी पर जा रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स ने जिस तरीके से कार्रवाई करना शुरू किया और लगातार चीजें सामने आई, उसके बाद जाके यहां आके एक फुल स्टॉप लगा। मैं कहती हूं ये फुल स्टॉप सिर्फ इसलिए यहां आकर लगा क्योंकि बड़ी मात्रा में गाड़ी और सोना जो बरामद हुआ उसका अभी कुछ पता नहीं चला कि कौन किसका कहां से क्या है, लेकिन यह कार्रवाई आगे तक बढ़ेगी। इस बीच यदि कनेक्शन दुबई तक जाता है, मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है जिसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राजनीतिक रूप से भी अफसरों की संलिप्तता को भी आप देख लीजिए। यह पूरा चिट्ठा सामने बहुत जल्द आ सकता है और यह मुझे लगता है जो जांच है, जो एजेंसीज हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण अपना काम कर रही हैं। इसके पीछे और क्या कड़ियां आप देख रहे हैं अरविंद जी?
राखी, साफ तौर पर देखा जाए अगर बात करें तो सबसे पहले जो जितने भी बिल्डर्स हैं पूरे प्रदेश के, तो उसमें इनकम टैक्स ने अपनी एंट्री ली थी। यहाँ तक कि इंदौर में, भोपाल में और ग्वालियर में, जबलपुर में लगभग 52 जगह एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई थी। वहीं से पता लगा कि कोई सौरभ शर्मा नाम का व्यक्ति है और वो भी बिल्डर है, और चूंकि उसका नाम सामने नहीं था और उसका नाम पीछे था, तो जब इनकम टैक्स की टीम को ये सूचना हुई कि सौरभ शर्मा नाम का व्यक्ति है, तो वहां पे चूंकि सौरभ शर्मा के खिलाफ भी कई कुछ लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थी, तो सीधी टीम पहुंच गई सौरभ शर्मा के पास। जब सौरभ शर्मा के घर पे पहुंची लोकायुक्त की टीम और इनकम टैक्स की टीम, तो वहां जब इन्हें ये पूरे दस्तावेज मिले और वहां से सोना बरामद हुआ, वहां से चांदी बरामद हुई, वहां से पैसा बरामद हुआ, तो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा पर आरोप लगने शुरू हो गए। इसके बाद कुछ ही देर बाद एक बड़ी गाड़ी मिलती है, उसमें ये सोना बरामद होता है, और वो सोना वहां बरामद होता है जहां पर शासकीय अधिकारी जो है, IAS IPS लेवल के अधिकारी हैं, उनके बहुत सारे फार्म हाउस बने हुए हैं। वहां के बीच में सोना मिलना एक गंभीर विषय होता है, क्योंकि साफ तौर पर वहां आदमी बहुत कम जाता है, और सुरक्षा की दृष्टि से ये कहा गया होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था। पिछले लगभग 48 घंटे में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। तो जब वहां ये सोना मिलता है, तो क्योंकि इससे पहले कुछ ही घंटे पहले सौरभ शर्मा के घर पर सोना मिला, तो सीधा जोड़ दिया गया कि सौरभ शर्मा का सोना हो सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी शासकीय अधिकारी ने ये नहीं कहा कि ये सोना सौरभ शर्मा का है या सौरभ शर्मा का नहीं है, या किसका सोना है। ये बड़ा सवाल है। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके इसमें ईडी ने एंट्री ले ली है, और ईडी ने एंट्री लेते ही आज 3 जगह छापेमार कार्रवाई की है। उसमें निकलकर सामने आया है कि बराबर यहाँ पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ सौरभ शर्मा बचने की कोशिश भी कर रहा है। वो इस समय अभी आउट ऑफ इंडिया, जैसा कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबह सौरभ का संबंध दुबई से था, और सुबह या हो सकता है कि यहाँ से प्लानिंग कर रहा हो कि वो परमानेंट देश छोड़कर कहीं बाहर किसी भी देश में जाके शिफ्ट हो जाए, तो इसकी भी प्लानिंग वो कर रहा था। लेकिन ये बात तो सच है कि जो जितनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जितनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ है, और ये तो एक अकेला सौरभ शर्मा का नहीं हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से ये एंट्री हुई है, इनकम टैक्स ने सबसे पहले एंट्री की। जब इनकम टैक्स ने बिल्डर पर छापामार कार्रवाई की, तो उसके बाद सौरभ शर्मा का नाम आया। सौरभ शर्मा के घर पर जब ये कार्रवाई हुई, तो वहां से कैश बरामद हुआ। तो इसके तार धीरे धीरे जुड़ते चले गए। और अभी तो मात्र 10 दिन हुआ है, इसके आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पे, क्योंकि ईडी ने अभी इसमें एंट्री ले ली है, और ईडी ने आज जो छापामारी कार्रवाई की, महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी ने आज जो छापामारी कार्रवाई की, उसके साथ CRPF के जो भी लोग थे, ये जो CRPF के जवानों के साथ एंट्री ली है, और CRPF के जो कह सकते हैं कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया, उन्होंने यहाँ के स्थानीय किसी भी एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं किया, सीधे CRPF ली, और CRPF के साथ ही ईडी ने एंट्री की। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ईडी को लग रहा था कि कहीं यहाँ इसमें भेदभाव ना हो जाए और स्थानीय प्रशासन कुछ गड़बड़ न कर जाए। हालांकि बराबर जो प्रदेश सरकार है उसका कहना यह कि सभी के जो भी है जाँच स्पष्ट और निष्पक्ष की जाएगी, और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर सौरभ शर्मा इतना बड़ा माफिया है, तो ये अभी तक छुपा क्यों रहा? पिछले अगर कहेंगे 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है और बहुत सारे मंत्री यहाँ पर बने, तो अभी तक सब कुछ ठीक क्यों रहा? अभी तक किसी को जानकारी क्यों नहीं मिली? और अचानक जब चेक पोस्ट बंद हो गए हैं, जब 5 महीने से चेक पोस्ट पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, अवैध वसूली, अवैध उगाही बिल्कुल बंद है, तब सौरभ शर्मा का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके हित पूरे नहीं हो रहे होंगे, या ऐसे भी होंगे बहुत सारे लोग जो अधिकारी ऐसे होंगे, या ऐसे बहुत सारे ऐसे राजनेता होंगे जिनके हित पूरे नहीं हो रहे होंगे, उनने ये नाम उछाला। तो कहीं ना कहीं ये नाम उछालने की बात अभी आप देखेंगे, इससे पहले जो पूर्व PS है मध्य प्रदेश के, उनका नाम आया था किसी से जुड़ा हुआ कि साहब उनने वहां से प्रॉपर्टी बेची। तो प्रॉपर्टी की संलिप्तता बराबर सौरभ शर्मा की आ गई है कि सौरभ शर्मा ने पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों में प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और व्यवसाय करना शुरू कर दिया था। और कहीं ना कहीं स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में भी जाने की प्लानिंग थी, क्योंकि जिस तरीके से जयपुरिया स्कूल में उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और वहां पर कह रहा था कि जयपुरिया स्कूल को वो टेक ओवर करने वाला है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे ये संदिग्धता और बढ़ जाती है कि सौरभ शर्मा एक अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, और ये जो पैसा है सौरभ शर्मा के पार्टनर्स का हो सकता है, जो उनके हिस्सेदार है उसका हो सकता है। जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो पैसा परमिट विभाग का होगा, तो परमिट विभाग से जिस माध्यम से पैसा आता था, उस चेक पोस्ट को लगभग 4-5 महीने पहले ही बंद कर दिया गया था। उसकी संभावना बहुत कम है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि पैसा सोना किसका है। जी राखी। बिल्कुल, अनिरुद्ध जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, इन सब के पीछे एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है
कि एक व्यक्ति का अकेले हाथ नहीं है। इस पूरी चर्चा को भी आप देख लीजिए, लगातार इस पूरे घटनाक्रम को डे 1 से उठाकर देखें तो समझने की जरूरत है। महादेव ऐप की जहां तक इसमें संलिप्तता है वो क्यों है, ये हम और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। कोई भी अब तक इस कड़ी पर नहीं पहुंचा था जहां आज हम बात कर रहे हैं कि अकेला एक इंसान गुनहगार नहीं हो सकता। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि गुनहगार नहीं है, बेशक है, तमाम चीजें मिली हैं, जांच का विषय है, पूछने का अधिकार भी है, लेकिन उनके वकील ने जो सवाल उठाए उस पर भी जाना बहुत जरूरी होगा। जहां से एक गाड़ी जिस प्रेमाइसिस से मिली है वहां आसपास क्या है वो भी एक बड़ा विषय है, वहां तक पहुंची कैसे ये भी एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है इन सब के बीच में अब उस जगह पर जाना पड़ेगा कि जब से इनकी नियुक्ति हुई थी उसके बाद इन्होंने 7 साल काम किया, फिर उन्होंने वीआरएस लिया। एक महत्वपूर्ण पहलू यहां पर देखना है अनिरुद्ध, जो मैं अब कहने जा रही हूं। स्वास्थ्य विभाग में सौरभ शर्मा के पिताजी थे आरके शर्मा। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ, तब उनकी अनुकंपा नियुक्ति सौरभ शर्मा की लगी, स्वास्थ्य विभाग में लगनी थी, लेकिन वहां से एक नोटशीट चलाई गई कि उनकी नौकरी वहां पर पद खाली नहीं है, तो उसको जिस तरीके से संरक्षण कह लीजिए, उनको सपोर्ट कह लीजिए, परिवहन विभाग में उनकी नियुक्ति की गई। तब से ये तमाम चीजें चल रही हैं। इस बीच सरकार आई है गई है, कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, ये बात जायज सा सवाल है, तब से अब तक कोई चीज क्यों नहीं आई? और हाल ही में जब इन तमाम चीजों को बंद किया गया, इस पर सख्ती की गई है, भ्रष्टाचार को लेकर वर्तमान सरकार बिल्कुल एक कहते हैं ना कि कड़क मिजाज में है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, उसके पीछे कोई भी हो। तो उसके लिए जब ये तमाम चीजें स्टैंड लेकर कार्रवाई की जा रही हैं, तब ये परतें खुलना शुरू हुई हैं। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन बिना मिली भगत के तो ये नहीं हो सकता अनिरुद्ध, इस चीज को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से राजनीतिक लोगों का, दलालों का, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स का और सौरभ शर्मा जैसे करप्ट कर्मचारियों और अधिकारियों का पूरा नेक्सस है, जिसका खुलासा। और सौरभ शर्मा की बात करें तो यहाँ के जो उद्योग जगत में यही चर्चा है कि सौरभ शर्मा तो एक छोटी सी कड़ी है। इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग, आबकारी विभाग, महिला बाल विभाग, महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग में तमाम इस तरह के सौरभ शर्मा मिल जाएंगे, जो लगातार ये अमाउंट या ये गोल्ड तो कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, लेकिन वे सरकार की नज़रों से और एजेंसियों की नज़रों से छुपे हुए हैं। हालांकि समय समय पे कुछ छोटी मोटी बातें, इसमें एक महत्वपूर्ण विभाग और है राजस्व विभाग। इस तरह के सौरभ शर्मा कई आते रहते हैं, लेकिन वे छोटी मोटी कार्रवाई से बच जाते हैं। लेकिन ये मामला इसलिए से भी सुर्खियों में है क्योंकि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का भी मामला है। यहाँ राजनीतिक लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए जांच की दिशा तो भटका ही रहे हैं, एजेंसियां को भी गुमराह कर रहे हैं और साथ में अपना राजनीतिक स्वार्थ भी इसको हासिल कर रहे हैं। तो एजेंसियां इस मामले पे भी, इस पॉइंट्स पे भी पूरी तरह सतर्कता से जांच चल रही है कि सौरभ शर्मा की आड़ में कोई दूसरा बड़ा प्लेयर तो पीछे से गेम नहीं कर रहा या पीछे से किसी को फंसाने का षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। तो अब ये पूरा मामला सौरभ शर्मा पे केंद्रित हो गया है। और इसके अलावा राजेश शर्मा जो कि त्रिशूल कंस्ट्रक्शन का मालिक है और भोपाल के जो सेंट्रल पार्क है उसमें भी उसने कॉलोनी काटी है। इसके अलावा कई बिल्डरों से उसके संबंध है, क्योंकि जिस दिन ये कार्रवाइयां शुरू हुई थी सबसे पहला छापा पूर्व मुख्य सचिव और उनके सहयोगियों पे, उनके वरद हस्त लोगों पे पड़ा था, जिसमें 52 जगहों पे छापेमारी हुई थी, जिसमें इंदौर और भोपाल प्रमुख शहर शामिल थे। तो अब ये पूरा मामला जो है वो बिल्डरों के की जांच पे भी निर्भर है। इसके अलावा सौरभ शर्मा जो कि आने के बाद खुलासा करेगा कि असली बात क्या थी। इसके अलावा चेतन गौर जिसकी गाड़ी में ये मिला है वो लगातार कई जानकारियां बता रहा है और वो जो सच बता रहा है, जांच एजेंसियां उसका मिलान कर रही है, उसमें से कई बातें वो क्रॉस कर रहा है। वो जो जानकारियां दे रहा है और वो जो गाड़ी मिली थी या नोट मिले हैं या जो छापे का कार्रवाई चल रही है वो अलग है। तो अब सुरक्षा एजेंसियां भी इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और देश और राष्ट्र के दृष्टि से भी जांच कर रही है कि किसी भी गलत आदमी का इन्वॉल्वमेंट इसमें फंसाने के तौर पे सामने न आए और सही व्यक्ति या सौरभ शर्मा ने ये कहां से पैसा इतना कमाया जो उसके घर में मिला, उसकी सच्चाई सामने आई। वो खुद ही जानकारी देने को तैयार है, जैसा कि सौरभ शर्मा के वकील ने बयान दिया है कि वो बताने को तैयार हैं, जांच एजेंसियों को सहयोग करने को तैयार है कि पैसा कहां से आया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी आपका और अरविंद जी आपका भी। बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा, ये विषय है। एक बात तो साफ हो चुकी है, कोई एक व्यक्ति इसका सेंट्रल नहीं है, एक पर केंद्रित नहीं है।
इनकम टैक्स की जब से कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद परत दर परत बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सबसे पहला छापा कहां हुआ, वहां जाइए, उस कनेक्शन को जोड़िए और सौरभ शर्मा पे आकर जब ये तमाम चीजें रुक गई हैं तो उसके बाद का कनेक्शन रुका नहीं है, वो चला जाता है सीधे दुबई तक। अब ये जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बड़ी मिली भगत है हर तरफ से, कि एक व्यक्ति को यदि आप समझ रहे हैं कि उसको केंद्रित करके बाकी चीजों को छूट जाएंगे तो ऐसा नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और एक बड़ा मामला जो कहीं ना कहीं सामने आया है इसका खुलासा होगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।